तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। मैंने भाई बहुत सारे वीडियो चेक की कि कौन सा वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो होना चाहिए, पर मैंने फिर सोचा क्यों ना मेरे फेवरेट यूट्यूबर सैंडमैन के वीडियो से स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो होने वाली है सैंडमैन भाई की। क्या है वो, दिस गाय बस्टेड धुरंधर्स प्रोपागेंडा। ओके, और ये बंदे को मैंने शायद किसी क्या कहते हैं, शॉर्ट्स में देखा था शायद, और मुझे लगा था कि बंदे को पता है कि भाई वो क्या कर रहा है। इंटेलिजेंट लग रहा था मेरे को, पर अभी देखते हैं क्या बंदे ने बोला है। मैं किसी के साइड नहीं लूंगा, भले मेरा फेवरेट यूट्यूबर है सैंडमैन, क्योंकि वो सारे प्रूफ्स के साथ बात करता है, वो कभी हवा में बातें नहीं करता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मेरे को पूरा सैंडमैन पे भरोसा है, मैं बोल सकता हूँ अभी भी। चलो देखते हैं क्या कहा बंदे ने, शुरू करता है। महीने पहले जब धुरंधर पार्ट 1 रिलीज हुई थी तो उस मूवी ने हमारे देश के कुछ सुपर इंटेलिजेंट लोगों को काफी दुखी कर दिया था। यहाँ पे हम एक टाइप से ये भी बोल सकते हैं कि धुरंधर पार्ट 1 देख के उन लोगों की जल गई। कुछ लोगों ने बोला कि ये एंटी पाकिस्तान मूवी है इसलिए बेकार है, या फिर इसमें टू मच नेशनलिज्म है इसलिए ये मूवी बेकार है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उस मूवी को एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे एंड अपनी पसंद की गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे थे। धुरंधर पार्ट 1 में इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिशियंस का ज्यादा मेंशन नहीं है एंड ना ही वो किसी टाइम की गवर्नमेंट को डायरेक्टली पोक करती है, इसलिए इन लोगों के पास मूवी के खिलाफ बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग इधर उधर की ही बातें कर रहे थे। और इनकी यही नौटंकी देख के ऑडियंस ने इनकी बातों को सीरियसली नहीं ली। यही बात है भाई, मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर इसमें कोई वैलिड पॉइंट उठाते हैं तो ठीक है, वरना भाई मैं इन लोगों से परेशान हो चुका हूँ। ये हर बार कोई छोटी सी नेट पिकिंग करेंगे और वो बात भी कोई प्रूफ के साथ ये नहीं करेंगे, वो बताएंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। उल्टा लोग इन्हीं लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि देखो भाई कितने बड़े जोकर हैं ये लोग। एंड इस चीज का प्रूफ आपको धुरंधर 2 की प्री बुकिंग एंड उसके पहले कुछ दिनों पैसा के तो कमाया कलेक्शंस है देख के धुरंधर मिल ने, जाएगा कि कैसे इंडियंस ने इंटरनेट और पे फैल धुरंधर रहे रिवर्स ने एंटी भी धुरंधर अभी नैरेटिव शायद को कुछ रिजेक्ट किया है। 1500-1600 अब करोड़ हो दोस्तों जब चुका है। धुरंधर 2 रिलीज होने वाली थी तो इस मूवी का दो टाइप के लोग इंतजार कर रहे थे। पहले जिनको धुरंधर 1 पसंद आई और इनको धुरंधर 2 देखनी थी, एंड दूसरे वो लोग थे जो पहले पार्ट को प्रोपागेंडा प्रूव नहीं कर पाए तो वो सेकंड पार्ट देखना चाहते थे ताकि उनको इस मूवी को प्रोपागेंडा प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस मिल सके। एंड और दोस्तों अगर मैं मैं बोल रहा हूँ भाई आदित्य धर ने उनको दे दिया है कुछ प्रोपेगेंडा बोलने के लिए, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर भी चलो देखते हैं। पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो इस मूवी ने अपनी किसी भी टाइप की ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं किया है। जिन लोगों को जसकीरत सिंह रांगी की बैक स्टोरी देखनी थी या फिर हमजा अली मजारी की स्टोरी का क्लोजर देखना था, उन लोगों के लिए तो आदित्य धर ने पूरी 4 घंटे की पिक्चर बनाई ही है। लेकिन जो लोग इस मूवी को इस इंटेंशन से देखने गए थे कि इस मूवी में हम कोई प्रोपागेंडा ढूंढेंगे, उनके लिए भी आदित्य धर ने अपनी इस मूवी में कुछ ईस्टर एग्स छोड़े हैं। इस मूवी में उन्होंने इनडायरेक्टली उन लोगों के शॉट्स लिए हैं जिनको वो पर्सनली पसंद नहीं करते, एंड उसके बाद इन्होंने इस मूवी में ऐसी एक चीज डाल दी है जिसको देखकर इंडिया के सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोपेगेंडा हंटर्स को ऑर्गेजम आ जाएगा। इस मूवी में आदित्य धर ने मोदी जी का कैमियो डाल रखा है ताकि इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोलने वालों को कुछ टॉकिंग पॉइंट मिल जाए एंड वो भी इस मूवी को देख के थोड़ा खुश हो जाए कि भाई मूवी खत्म होने दो, घर जाके लोगों को बताता हूँ कि ये मूवी कितनी बड़ी प्रोपेगेंडा है। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको मूवी के स्पॉयलर्स मिलेंगे। कोई तो ना, अगर आपने मूवी अब नहीं तक देखी तो है तो सबने पहले देख ही मूवी लिया देख होगा लीजिए, मेरे उसके ख्याल बाद से। इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपके मूवी नहीं देखने देखा तो का भाई एक्सपीरियंस खराब आपने ना हो। यूट्यूब। मूवी स्टार्ट ओके, होने से पहले चलिए ही वीडियो एक को लंबा डाल देते हैं। चौड़ा डिस्क्लेमर आ जाता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि ये मूवी फिक्शनल है एंड इस मूवी में दिखाए गए इवेंट्स को आप फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ना समझे, लेकिन फिर भी इस फिल्म को एनालाइज करने वाले लोग इसको ऐसे एनालाइज कर रहे हैं जैसे कि ये मूवी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्री एक है तो एंड भाई ना इस यार, डॉक्यूमेंट्री ये सारे के सारे बंदे साला उस डिस्क्लेमर के पीछे क्यों पड़ गए, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। साला इनको कुछ मिल नहीं रहा क्या बात करने के लिए, सबके सब पीछे डिस्क्लेमर के पीछे पड़ गए यार। हाँ में डायरेक्टर ने झूठे फैक्ट्स दिखाए हैं। एक वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पे, उसमें तो बंदा डिस्क्लेमर को ही क्रिटिसाइज कर रहा है। जब भी तुम मूवी देखने जाते हो, मूवी शुरू होने से पहले एक आता है 5 मिनट का डिस्क्लेमर, जो आपको सिर्फ दिखाया नहीं जाता है, पढ़ के सुनाया जाता है। जिसके डिस्क्लेमर का एक पार्ट ये भी था कि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे फिक्शनल है। इस मूवी का रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। बट देयर इज अ कैच कि मूवी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। इन शॉर्ट अगर एक चीज बताओ, इन्होंने जो हमजा नाम का एजेंट बनाया ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है और बाकी सारे के सारे कैरेक्टर्स असली है। तो जो भाई रियल लाइफ, इसीलिए तो उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है ना, क्योंकि वो फिक्शन भी है उसमें। भले उन्होंने रियल लाइफ इवेंट से बंदे उठाए, फिर भी उसमें फिक्शन है ना, तो उन्हें देना ही पड़ेगा। और नहीं भी होता वो फिक्शन पे, फिर भी कैसे खो यार इस बंदे को, इन बंदों को
थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए यार, ये इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनको थोड़ी बहुत तो फिल्म मेकिंग की नॉलेज होगी यार। डिस्क्लेमर देना ही पड़ता है, वरना आप पे ना लीगली आप फंस सकते हो। जानते देखते क्या कहना बंदे ने। जो जो इवेंट्स आए थे उसको हमजा की सराउंडिंग्स के अंदर इवोल्व करवाते जा रहे हैं, जिससे देखने वालों को लगता है कि ये सही में हुआ था। तो भाई डिस्क्लेमर का और क्या मतलब होता है? बंदे ने रियल इवेंट से इंस्पायर्ड एक मूवी बनाई है जहाँ पे उसने अपनी मर्जी के फिक्शनल एलिमेंट्स डाले हुए हैं। अब उस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो रियल वर्ल्ड पर्सनैलिटीज से इंस्पायर्ड हैं। तो कहीं लोग इस मूवी को देख के इसे रियल ना समझने लगे। उसने पहले ही बता दिया कि भाई इस मूवी में सब कुछ नकली है, एंड सिर्फ लिख के नहीं दिखाया, बोल के आपको सुनाया भी है 5 मिनट तक। और फिर इतना सब डिस्क्लेमर वगैरह देखने के बाद भी आप मूवी के क्रिएटर को ये क्वेश्चन कर रहे हो कि इतना ज्यादा फेक तुमने कैसे दिखा दिया। तो मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है कि आपको सिनेमा का सिर्फ सी ही पता है, जो कि आप खुद हैं। इतनी बेवकूफाना बात करने के बाद ये बंदा एक रैंडम एस क्लिप लगा देता है अपने बेवकूफाना से आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। कोर्ट में केस भी किया, लेकिन डायरेक्टर का कहना है कि नहीं, ये मेजर मोहित शर्मा पे नहीं बनाई मैंने। जो उसने डाल रखा है उस पे हमारी फैमिली पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि वो जो रणवीर सिंह उसको जो पीछे बांध करके उसको खींच रहा है और मार रहा है चैन से, मोहित ने ऐसा नहीं किया। आप अगर पाकिस्तान में ये मूवी लोग देखेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर भी अटैक हो। ये क्लिप तब की है जब लोगों को लगा था कि धुरंधर मूवी मेजर मोहित शर्मा के ऊपर बन रही है, एंड उनके पेरेंट्स को इस मूवी से प्रॉब्लम थी क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसी मूवी उनके बेटे के ऊपर बन रही है। एंड यहाँ पे भी उनकी माँ पाकिस्तान वालों के बारे में बात कर रही है कि वो बेवकूफ लोग देखेंगे तो वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इस वीडियो का एक्चुअल धुरंधर मूवी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी दिखाना था कि वो कुछ बोल रहा है धुरंधर के बारे में। तो भाई को जो सबसे पहली चीज मिली वही उठा के चिपका दी। अभी तुम लोग दोनों टाइप की मूवीज के अंदर ना एक डिफरेंस समझो, एक है Okay. डेडिकेटेड स्पॉन्सर्ड मूवी और एक है कॉन्सेप्चुअल स्पॉन्सर्ड मूवी। सबसे पहले डेडिकेटेड का कॉन्सेप्ट समझो। देखो मेरी एक वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं कॉलेज के अंदर जाता हूँ, उनका कैंपस टूर करता हूँ और ये पूरी की पूरी वीडियो उन्हीं को ही डेडिकेटेड है। उनका नाम टाइटल में है, उनका नाम थंबनेल के अंदर है, उनका नाम पूरी वीडियो के अंदर है। और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे इस वीडियो के ऊपर व्यूज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक डेडिकेटेड स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मतलब एंटायर वीडियो ही ब्रांड ओन करता है। और यहीं पे दूसरी तरफ मैंने एक वीडियो बनाई है जो है कॉन्सेप्चुअल डेडिकेटेड वीडियो, जिसके अंदर एक ब्रांड था जो जियो मार्ट जैसी फ्रेंचाइजी सेल करता था। मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने जियो मार्ट के पूरे बिजनेस को डिकोड किया और एंड के अंदर मैंने लोगों को बता दिया कि भैया अगर आप लोग भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हो तो इनसे इंक्वायरी कर लेना। और उसके ऊपर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। अभी एक वीडियो है एड जिसको कोई देखना नहीं चाहता, और दूसरी वीडियो ऐसी है जिसके ऊपर लोग आके देखना भी चाहते हैं। उनका उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट भी है, और इंटरेस्ट होने की वजह से उनके कन्वर्जन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। कहाँ और थे इसके अंदर कन्वर्जन का मतलब होता है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। देखो यहाँ पे जो 2 मूवीज हैं, ताजमहल वाली एंड ये धुरंधर, इसको अपनी वीडियोस से कंपेयर कर रहा है एंड दोनों टाइप की स्पॉन्सरशिप को एक्सप्लेन कर रहा है। अपनी वीडियोस के लिए इसने एग्री किया है कि दोनों वीडियोस के लिए इसने स्पॉन्सरशिप ली है, यानी कि या तो इसने उन लोगों से पैसे लिए हुए हैं या तो फिर कुछ और चीज ली हुई है। लेकिन क्या इस बंदे के पास कोई प्रूफ है कि इन दोनों मूवीज ने भी किसी टाइप का पैसा लिया है किसी पार्टी से? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं, बस बोले जा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए हुए, इससे पैसे लिए, उससे लिए हुए। तो अगर आपके पास प्रूफ है तो दिखाओ यार, वैसे हवा में बातें मत किया करो। प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए कोई इनवॉइस, कोई मेल चेन, या फिर कोई वो स्टिंग ऑपरेशन टाइप की वीडियोस जहां पे हर बार लोग सच ही बोलते हैं। ऑब्वियसली इसके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं ही होगा, एंड ऐसा कोई प्रूफ इसने अपनी इस वीडियो में दिखाया भी नहीं है। लेकिन इसने ये दोनों मूवीज देखी जो कि इसके पॉलिटिकल एजेंडा से मैच नहीं करती थी, तो इसने बाय डिफॉल्ट इन मूवीज को स्पॉन्सर्ड मान लिया। एंड इसकी जो बाकी की ये पूरी वीडियो है, ये इसी अजम्पशन पे चल रही है कि जो धुरंधर मूवी है वो एक स्पॉन्सर्ड मूवी है। स्पाइडरमैन की वो लाइन तो याद होगी, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और क्योंकि एज अ डायरेक्टर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आपने इनिशियली एक डिस्क्लेमर लगा दिया था कि भैया ये क्रिएटिव फ्रीडम के अंदर हम लोग जो भी कर रहे हैं, जिससे कल को आपको कोई लीगल ग्राउंड्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। ऐसा आपको लगता होगा, जो कि मैं करूंगा आगे। पर एक आधी चीज को छोड़ के आपको एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर तो क्वेश्चन किया जा सकता है ना। इस डायरेक्टर को उतने ही एथिकल ग्राउंड्स पे क्वेश्चन किया जा सकता है जितना कि इस बंदे को अपनी ये प्रोपेगेंडा वाली वीडियो के लिए क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का ही कंटेंट फिक्शनल है। आदित्य धर ने अपने अजम्पशन के बेसिस पर पिछली सरकार को इनकॉम्पिटेंट बताया है अपनी मूवी में, एंड इस बंदे ने अपने अजम्पशन के बेसिस पर धुरंधर मूवी को स्पॉन्सर है। यहाँ पे बस कैच ये है कि आदित्य धर ने तो अपनी मूवी स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि उसकी मूवी पूरी फिक्शनल है, लेकिन इस बंदे ने अपने वीडियो में एक भी बार नहीं बताया कि ये जो पूरी वीडियो ये बना रहा है ये पूरी फिक्शनल है एंड अजम्पशन के बेसिस पर चल रही है। मीडिया तो हमारा पहले से बिका हुआ है, सिनेमा भी बेच दो पकड़ के। लो भाई, इस लल्लू को लगता है कि अपना सिनेमा कभी बिका हुआ था ही नहीं। अब तक सिनेमा बिल्कुल आजाद था, कोई उसमें अपना इन्फ्लुएंस नहीं डालता था। बॉलीवुड की फिल्म्स देखी 20-30 सालों से। शाबाश मेरे से, शाबाश। कंटिन्यू कर।
एंड अब धुरंधर आने के बाद अपना सिनेमा एक टाइप से बिक चुका है। इस बउए को कोई जाके अपने इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बताओ कि कैसे कैसे लोगों के कंट्रोल में एक टाइम पे वो हुआ करता था, एंड कहीं ना कहीं आज भी उन लोगों का इन्फ्लुएंस इंडियन सिनेमा में है। बल्कि ये धुरंधर मूवी कुछ ऐसी चुनिंदा फिल्मों में से है जिसको देख के इंडिया की ऑडियंस खुद शॉक हो गई कि हिंदी सिनेमा से ऐसी कैसी पिक्चर आ गई भाई जो पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखा रही है। पर तुम लोग मुझे ये बताओ कि हमारे देश के अंदर एक मूवी बनाने वाले बंदे को इतनी क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो बंदा आके पब्लिकली ये चीज क्लेम करे कि 70 साल हमारी सरकार पाकिस्तान ने चलाई है। एग्जैक्टली उन्होंने मूवी के अंदर यही चीज करी। कब बोला भाई? क्या मैं मूवी को गलत याद कर ऐसा वक्त बोला था? पता नहीं। 2014 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रूल करी थी एंड वी ऑल नो कि उन्होंने 70 साल राज किए। और जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट हटती है और बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो आईएसआई वाले बोलते हैं कि भैया इस बार भी हमारी गवर्नमेंट नहीं आई। पिछले साल तो हमारी इसको गवर्नमेंट थी, करके इस बार भी आनी चाहिए थी पर इस बार नहीं आई। दैट मीन्स इस बार आप लोग हार गए। दैट मीन्स इस बार पाकिस्तान हार गया। दैट मीन्स कांग्रेस गवर्नमेंट पाकिस्तान से ऑपरेट होती थी। क्या इस चीज का कोई भी फैक्ट है कि पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता था? नहीं होगा। पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम है ना। जो एक्चुअल डायलॉग ये बंदा इस टाइम पे बोलता है वो ये होता है कि तूने तो कहा था कि इस बार भी तेरी मर्जी के लोग ही इलेक्शन जीतेंगे। अब इस सेंटेंस का आप जो चाहे वो मतलब निकाल सकते हैं। यहाँ पर आदित्य धर ने कांग्रेस पार्टी पे शॉट्स फायर किए हैं कि वो पार्टी टेररिस्ट की सबसे फेवरेट पार्टी है। इस बात का डायरेक्ट मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान से कांग्रेस को कंट्रोल किया अगर जाए। आप कांग्रेस के पिछले, अगर मैं किसी पार्टी का साथ नहीं दे रहा, पर कांग्रेस के पहले अगर आप देखोगे शॉट्स तो उनके ट्वीट्स हुए या उनकी बातें तो आप समझ सकते हो कि वो बंदे कैसे थे। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। है, बल्कि ये मतलब होता है कि कांग्रेस पार्टी अगर पावर में रहेगी तो पाकिस्तान जो भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में कराना चाहता है वो इजीली करा लेगा। अब यहाँ पे जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होगा वो सबसे पहले अपने आप को डिफेंड करने आ जाएगा कि अच्छा तुम हमारा लिंक पाकिस्तान से कर रहे हो, अच्छा तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, ऐसा है कुछ वैसा है। जबकि इस बंदे की खुद की वीडियो सिर्फ इस अजम्पशन पे चल रही है कि बीजेपी वालों ने आदित्य धर को पैसे दिए हैं। अभी तुम लोग समझोगे, तुम लोग बीजेपी सपोर्टर हो, आम आदमी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर हो, यू नो कि मेन मीडिया बिकी हुई है और मोस्ट ऑफ दी मेन मीडिया बीजेपी को ही बिकी हुई है। हम सब इस चीज के ऊपर अग्री कर सकते हैं। भाई यहाँ पे एक काफी मजाकिया बात है कि ये बंदा पॉइंट आउट कर रहा है कि आदित्य धर ने अपनी मूवी में दिखा दिया कि कांग्रेस को पाकिस्तान से चलाया जा रहा है एंड इस चीज का उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो आदित्य धर एक बुरा आदमी है या फिर वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लेकिन यहाँ पे अब ये खुद बिना प्रूफ के ये क्लेम कर रहा है एंड आपको और मुझे भी इस चीज में इंक्लूड कर रहा है कि हम सब जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी को बिकी हुई है। अब अगर यहाँ पे कोई उठ के इससे बोलेगा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है जिसके बेसिस पे तुम बोल रहे हो कि जो मीडिया है वो बिकी हुई है बीजेपी को, तो शायद आपको जवाब में अंधभक्त या संघी या मोदी पगलू टाइप का टैग मिल जाएगा। बट स्टिल जिस टाइम के ऊपर मोदी को जीतता हुआ दिखाया जाता है उस टाइम पे आईएसआई वालों को बोला जाता है कि भैया हमने तो पैसे दिए थे देश में, हमने तो मीडिया को भी फंड किया, तो हमने तो यूनिवर्सिटीज को भी फंड किया। तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को फंड किया? और यूनिवर्सिटीज के नाम पे आप लोग किसको टारगेट करना चाहते हो? आप जेएनयू को टारगेट कर रहे हो या फिर किसी और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो? वही यूनिवर्सिटी भाई जहाँ से स्लोगन्स उठ के आते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हमारी छाती पर, या फिर जहाँ के स्टूडेंट्स प्लानिंग करते हैं कि इंडिया की चिकन स्नैक को कैसे ब्लॉक किया जाए। यहाँ पे मैं तो कहूंगा कि मूवी में सही एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में बाहर से पैसा आ रहा है तभी वहाँ पे ये सब नौटंकियां हो रही हैं। क्योंकि अगर मुझे कोई बताए कि बिना किसी बाहर के इन्फ्लुएंस से इंडिया के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से ही ये सारी चीजें सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये और भी बुरी बात है भाई कि अपने देश के नागरिक बिना किसी बाहरी इन्फ्लुएंस में आए खुद ही अपने देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह भाई, आपने इलेक्शन के अंदर एक देश के अंदर पैसा भिजवाया, आपने यूनिवर्सिटीज का नाम कैसे मेंशन किया? यूनिवर्सिटीज आपको कैसे जिता देंगी? यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इन्फ्लुएंस करना ज्यादा इजी होता है, उनको इन्फ्लुएंस करके अपनी पसंदीदा पार्टी सारे पे के वोट। सारे माइंड्स यूनिवर्सिटीज स्कूल से आती है भाई, इतना समझना भी इतना हार्ड नहीं है। आज जो स्कूल यूनिवर्सिटीज में वो कल जाके समाज में आएंगे, तो क्या बात कर रही है उनका? कराया जा सकता है एंड एक बार अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में कोई आइडियोलॉजी कस के फीड कर दी जाए तो वो पूरी जिंदगी भर उसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता रहता है। देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट इस देश का भविष्य होते हैं एंड अगर आप देश की यूनिवर्सिटीज को अपनी तरफ से कंट्रोल कर लो तो आप एक टाइप की पाइपलाइन बना सकते हो जहाँ पर आप अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को मास प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जैसे मूवी 1 घंटा 20 मिनट पे पहुंचती है, ये कैरेक्टर को अनाउंस करते हैं जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम, वही अंडरवर्ल्ड का डॉन, और उसको दिखाया जाता है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान का ISI दाऊद ओन करता है। ऐसा कुछ मूवी में नहीं दिखाया है कि दाऊद इब्राहिम ISI को ओन करता है, बल्कि मूवी में ये दिखाया गया है कि दाऊद इब्राहिम ISI के अंडर काम करता है। मेजर इकबाल भी एक सीन में बोलता है हमजा से कि ISI ने दाऊद इब्राहिम, मेजर इकबाल और उसके साथी जितने भी लोग हैं उन लोगों को रखा हुआ है इंडिया में अफरा तफरी मचाने के लिए। और उसके लिटरली 6 मिनट बाद 1 घंटा 26 मिनट पे दिखाया जाता है कि पाकिस्तानियों ने कश्मीर के अंदर घुस के उरी के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके अंदर हमारे 17 सोल्जर शहीद हो गए। अभी तुम लोग इसको फैक्ट चेक करने जाओ, हाँ हुआ था 2016 में, बट अगेन दोबारा एक फैक्ट रख दिया और एक सो कॉल्ड स्टेटमेंट रख दी जिसको आप लोग क्रिएटिव फ्रीडम बोलते हो। कौन सी स्टेटमेंट कि दाऊद इब्राहिम ISI को ओन करता है? ये स्टेटमेंट हाँ, तो तुमने दी बोल रहा है, हूँ, मूवी में तो ऐसा कुछ यार, बोला मैं ही नहीं खुद गया confused हो है। रहा हूँ। ऊपर से जिस सीन में हमजा दाऊद इब्राहिम से मिलता है वहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही होती है कि पाकिस्तान कुछ टाइम में इंडिया में टेररिस्ट अटैक करने वाला है। एंड अगर आप उरी अटैक वाला सीन देखोगे तो वहाँ पे हमजा और आलम एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कि इनको इस टेररिस्ट अटैक के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जिससे अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा दिमाग होगा, मतलब इस लड़के से ज्यादा दिमाग होगा, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो उरी अटैक है वो एक इनसाइड जॉब है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में वो अटैक प्लान हो रहा होता तो हमजा को तो उसके बारे में पता होता ना। वो इस अटैक की इन्फॉर्मेशन अजय सान्याल को पहले ही दे देता एंड वो अटैक रुक जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमजा को उस अटैक के बारे में पता ही नहीं था। बट अगर तुम लोग 5 मिनट भी लगा के इनके फैक्ट्स को करने की कोशिश करोगे ना, सारे के सारे फैक्ट खत्म है। जैसे इन्होंने 1 घंटा 26 मिनट पे दिखाया कि भैया उरी के ऊपर अटैक हुआ था, 2 घंटे 4 मिनट के ऊपर इन्होंने दिखाया कि भैया एसपी को मार दिया गया। एसपी को किसने मारा? बलोच लोगों ने। कैसे मारा? वो अपनी कार कॉन्वॉय में कहीं जा रहा था, पीछे से बलोचियों ने आके मार दी। बट अगर तुम लोग इसको क्रॉस चेक करने जाओगे इंटरनेट के ऊपर तो एग्जैक्टली वैसे ही डेथ हुई थी जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया। पहले कह रहे हो कि इनके सारे फैक्ट खत्म हैं, उसके बाद बता रहे हो कि मूवी में जैसे मरा है वैसे ही रियलिटी में भी मरा था। तो एक्चुअली में तुम क्या कहना चाह रहे हो तुम्हें खुद ही नहीं पता है भाई। बट मूवी के अंदर दिखाया गया कि एसपी की डेथ 2016 के बाद हुई थी, बट रियलिटी के अंदर उसकी डेथ 2014 के अंदर हो गई थी। और इन्होंने एसपी जैसे कैरेक्टर को 2 साल एक्स्ट्रा जिंदा पता क्यों रखा? क्योंकि इनको एक और नया प्रोपेगेंडा फैलाना था जिसका नाम था ग्रीन पत्ती। ऑपरेशन ग्रीन लीफ वाला जो सेक्शन है वो एसपी चौधरी का लेना देना ही क्या था भाई? उसका कुछ लेना देना है नहीं यार डिमोनेटाइजेशन या ग्रीन पत्ते से। पता नहीं यार ये अल्लाह क्या बात कर रहा है। चौधरी के मरने के बाद से चालू होता है। एंड एक्चुअली में इस मूवी में एसपी असलम का जो ब्लैक मनी वाला काम हो रहा है ना, उसमें कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। मूवी में जब हमजा पहली बार दाऊद इब्राहिम से मिलने जाता है तो दाऊद हमजा को इंडिया ड्रग्स पहुंचाने के लिए बोलता है एंड दाऊद मेजर इकबाल को ये ऑर्डर्स देता है कि जब तक हमजा ड्रग्स इंडिया नहीं पहुंचा देता तब तक एसपी चौधरी से कहो कि वो हमजा के साथ ही रहे। एंड दूसरी ओर वो खनानी से बोलता है कि तुम 60,000 करोड़ इंडिया पहुंचा दो। अब यहाँ पे एक्चुअली में 2 यूनिट बन जाती है। एक यूनिट होती है जो कि ड्रग्स हैंडल करती है एंड दूसरी यूनिट पैसे। एंड इससे पहले कि इन दोनों यूनिट्स का क्रॉस ओवर हो एसपी चौधरी की मूवी में मौत हो जाती है। कुल मिला के यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़का जो बोल रहा है ना कि 2 साल उसको एक्स्ट्रा जिंदा रखा ताकि ऑपरेशन ग्रीन लीफ में उसको इन्वॉल्व किया जा सके, वो बात सरासर झूठ है। और अगर तुम लोगों ने मूवी देखी या फिर देखने जाओगे तो तुम लोग एक चीज को नोटिस करना, इन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट पता कैसे किया? इन्होंने सबसे पहले एक फैक्ट दिखाया, वो भी मोदी जी की रियल क्लिप के साथ कि मोदी जी ने नोटबंदी कर दी है, और साथ में इन्होंने एक रैंडम क्लेम फेंक दिया कि यूपी के अंदर 60,000 करोड़ रुपए यूपी इलेक्शन को रिग करने के लिए भेजे जा रहे थे। अभी दोबारा से एक चीज फैक्ट और एक चीज फैक्ट नहीं है। अभी तुम्हारा दिमाग कैसे प्रोसेस करेगा? हमारा दिमाग इस बात को काफी नॉर्मली प्रोसेस करेगा, क्योंकि पहली बात तो ये मूवी एक फिक्शनल मूवी है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एंड दूसरी बात भी यही ही है कि ये एक फिक्शनल मूवी है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आपका दिमाग इतनी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन को भी ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर की थोड़ी बहुत तो जरूरत है ही। 2 घंटा 12 मिनट 35 सेकंड के ऊपर मोदी जी अनाउंस करते हैं कि भैया हमने नोटों को बंद कर दिया है। 2 घंटा 12 मिनट 50 सेकंड के ऊपर पाकिस्तानी ISI एजेंट अपनी छाती पीट रहे होते कि भैया मोदी ने क्या कर दिया है, और पूरा थिएटर चिल्ला रहा होता है कि भाई हमारे मोदी ने क्या ही कर दिया है। मूवी की एग्जैक्ट लाइन सुनो कि इनको रोकना अब नामुमकिन है। अगली लाइन सुनो, देख नहीं रहा है चाय वाला घुस के फट गया है अंदर। जहाँ तक कि मुझे पता है मूवी में डीमोनेटाइजेशन का जो आइडिया है वो अजय सान्याल लेकर आते हैं कि हमें डीमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा, तो इसमें मेन क्रेडिट अजय सान्याल को जाता है। प्लस मूवी में इस चीज का क्रेडिट हमजा को भी जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में यही वो बंदा था जिसने देखा यहाँ था पे कि बहुत लोग ना ये हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिट मोदी जी को नहीं दिया जा रहा, क्रेडिट यहाँ पे हमजा और अपने अजय सान्याल को दिया जा रहा, क्योंकि करेंसी बंद करने का आइडिया उनका था। बस मोदी जी बस अनाउंसमेंट कर रहे थे, उनका इससे कुछ लेना देना नहीं था।
पे नकली नोट बन रहे हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाई थी। यहाँ पे मोदी जी का इस चीज में रोल सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट करी है एंड दैट्स इट। अब जो मूवी के विलेन वगैरह हैं जो मोदी जी को गालियां दे रहे हैं वो ऑब्वियसली मोदी जी को ही गालियां देंगे क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट उन्होंने ही करी है। अगर अजय सान्याल ऐसी अनाउंसमेंट करता तो उसको गालियां पड़ती, अगर हमजा ऐसी अनाउंसमेंट करता तो हमजा को गालियां पड़ती। मूवी में एक भी बार ये नहीं बोला गया है कि इस डीमोनेटाइजेशन के मास्टरमाइंड मोदी जी हैं एंड इस डीमोनेटाइजेशन से इंडिया को बहुत फायदा हुआ है। अगर आप ये डीमोनेटाइजेशन वाला सेक्शन अपना प्रोपेगेंडा वाला चश्मा निकाल के देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो पूरी डीमोनेटाइजेशन वाली नौटंकी हो रही है वो इसलिए की जा रही है ताकि जावेद खनानी की मौत मूवी में दिखाई जा सके। अब मोदी जी के फकअप्स को उठा रहे हो, एक रैंडम कहानी बना रहे हो और उसको जस्टिफाई कर रहे हो और एट द एंड हमारे दुश्मनों से मोदी जी को शाउट आउट दिलवा रहे हो। एक बार अगर आप में हिम्मत हो तो इसका रीजन बता दो। आपने एक मूवी बना के इस चीज को जस्टिफाई कर दिया कि नोटबंदी क्यों हुई थी। जिस सरकार ने नोटबंदी करी थी वो 6 साल में जस्टिफाई नहीं कर पाई है। कौन सा ऐसा सीक्वेंस है मूवी का जो ये कहता है कि डीमोनेटाइजेशन क्या ही क्या ब्रो, उन्होंने बस फाइट की तरफ से दिखाया है कि नोट बंद क्यों किया गया था, वो भी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए। उन्होंने बताया नहीं कि उसके बाद देश में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ। वो देश की तरफ की स्टोरी नहीं बता रहे और उन्होंने कहीं से भी ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की कि वो नोटबंदी बहुत अच्छी चीज थी, वो बुरी चीज थी। होगा होने से इंडिया का बहुत फायदा हुआ है, सिवाय इसके कि जावेद खनानी का काम तमाम हो गया। डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया के क्या हाल थे, कैसा हुआ वहाँ पे, वो सारी चीजें मूवी में एक भी बार दिखाई ही नहीं गई हैं, बल्कि हमें सिर्फ पाकिस्तान की एंड ऑफ स्टोरी दिखाई गई है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो डायरेक्टर ने अपनी फिक्शनल कहानी में डीमोनेटाइजेशन को एज अ टूल यूज किया अपने एक फिक्शनल विलेन को मारने के लिए, तो क्या ही गलत कर लिया उसने। पूरी मूवी डिजाइंड ऐसे है कि आप एक फैक्ट बताओगे सबसे पहले, उसके बाद एक रैंडम कहानी दे दोगे जिसको आप क्रिएटिव फ्रीडम बोल सकते हो और उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कर रहा होगा, पाकिस्तानियों को डैमेज कर रहा होगा और जनता पागल हो जाती है। और इसी को ही सिनेमा बोलते रहते हैं कि लोगों के इमोशन से खेलते रहो, बट अगर लोग उस इमोशन से कुछ अच्छा सीख के नहीं जा रहे, अपने वोट डिसाइड करने वाले, तो आप देश के लिए खतरा हो। लो भाई टेररिस्टिक घोषित कर दो भाई इस मूवी के डायरेक्टर को, क्योंकि इसकी फिक्शनल मूवी देख के लोग अपने वोट्स डिसाइड करते हैं एंड जो एंटी बीजेपी नैरेटिव इतने सालों से लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट पे, उन सारे नैरेटिव्स को इसकी एक मूवी ने काउंटर कर दिया है। तुम लोग पाकिस्तानियों से बदला लेने की भावना को 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ करो और पूरे के पूरे सीन को एक बार दोबारा एनालाइज करो और समझो कि भाई अभी अभी क्या हुआ है। एक हिंदुस्तानी एजेंट ने पाकिस्तान के अंदर बैठ के एक इंटेल दी कि भैया 15 नवंबर को 60,000 करोड़ रुपए नेपाल के थ्रू इंडिया में आने वाले हैं, तो मोदी जी ने सारे नोट ही बैन कर दिए। मूवी में दिखाया हुआ है यार, अजय सान्याल का प्लान था कि चलो हम लोग बैन कर देते हैं, तो उन्होंने पुराने नोट्स बैन करवा। एकदम टायर्ड हो चुका हूँ सर, मैं इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक पे, चाहे धुरंधर OTT पे रिलीज हो जाए, मैं इसके बाद नहीं बनाऊंगा। मैं इनकी और बातें सुन नहीं सकता, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मूवी में सिर्फ मोदी जी के डीमोनेटाइजेशन वाले क्लिप्स यूज हुए हैं जो कि सिर्फ उस सीन का इमर्जन बढ़ाने के काम आते हैं। तो वही बात हुई कि अगर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ हमारा एजेंट बोलता कि दिल्ली में अटैक हो सकता है, तो मोदी जी बोलते दिल्ली छोड़ के यूपी शिफ्ट हो जाओ, दिल्ली पूरा पूरा खाली ही कर दो, दिल्ली के अंदर कोई जाएगा ही नहीं, दिल्ली की बैरिकेटिंग कर दी। जो भी 2-3 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं उन सबको अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर दी। एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होगा। अगर कोई ऐसा अटैक आ रहा है जिसको प्रैक्टिकली रोका नहीं जा सकता, मान लो ऊपर से कोई मिसाइल आ रही है जो कि 5 घंटे में आपके शहर में गिर जाएगी एंड आपके लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके, तो जिस एरिया में वो मिसाइल गिरने वाली होगी उस एरिया को वेकेट कर दे। ये भी बात है, साला मेरा नेट भी साथ दे रहा नहीं तुम्हारी बातें सुनकर। मेरे नेट को भी पता है कि तुम साले बस बकवास किए जा रहे हैं। अब मैं खुद परेशान हो गया हूँ लोगों से जाएगा। अगर आपको पता है कि 15 नवंबर को पैसे आने वाले, तो आप उसको रोकोगे ना भाई। ऐसा थोड़ी आप पूरे देश को लगा दोगे अगले 6 महीने तक। मूवी में बोला गया है कि 15 नवंबर तक आ जाएंगे। ये नहीं बताया गया है कि एग्जैक्ट कितने टाइम पे कितने बजे कैसे आएंगे। और भाई कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि एक कंसाइनमेंट में पाकिस्तान से नेपाल तक सारे नोट जाएंगे, फिर उन नोटों को उठा के एक बंदा अपनी साइकिल के कैरियर में रखेगा एंड देन टहलता टहलता इंडिया के अंदर घुस जाएगा। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो तो प्लीज ऐसा मत सोचो, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट ही यही है कि अगर पैसा नेपाल पहुंचा तो वहां से इंडिया तो घुस ही जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने यही डिसाइड किया कि चलो पुराने नोट बंद ही कर देते हैं। अब तुम यहाँ पे बहस कर सकते हो कि
कि हाँ भाई ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था, लेकिन मूवी की स्टोरी यही ही है। और रही बात रियल डिमोनेटाइजेशन की, तो रियल जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो नकली नोट प्लस ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए किया गया था, जो कि पुरानी करेंसी बैन किए बिना नहीं हो सकता था। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि उनका जो प्लान था ब्लैक मनी को बाहर लाने का वो पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत जुगाड़ू हैं एंड मेजोरिटी लोगों ने अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि उस डिमोनेटाइजेशन के पीछे का जो इंटेंट था उसको हम लोग पूरी तरीके से नकार दें। कल को उनको नई मशीन मिल गई, आप दोबारा लाइनों में लगा दोगे? आप नोट ही बदलते रहोगे? एक ताश थोड़ी है भाई कि भैया थोड़े से गत्ते मुड़ गए हैं तो एक नई डब्बी ले आते हैं। ये बंदा भाई मूवी में लिए गए डिसीजंस की वजह से रियल लाइफ वाले मोदी जी को गालियां दे रहा है। भाई क्या खतरनाक पिक्चर बनाई है आदित्य धर ने, कि जो बंदा वीडियो बना के दूसरों को बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मूवी ऐसी बनी है जिससे आपको इसमें होने वाली चीजें रियल लगने लगेंगी, वो खुद ही मूवी के इवेंट्स को रियल समझ के रियल वाले आदमी को गालियां दे रहा है। वाह भाई, पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये वीडियो हमें यहीं पे काटनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। मुझे लगा था मैं 2-3 लोगों को इसमें कवर करूंगा, लेकिन अब ऑलरेडी इतनी ज्यादा खिंच गई है ये वीडियो, तो इसके आगे अब मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। शायद हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 बनाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि बनेगा या नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ तक हमारी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, खुश रहिए। सैंडमैन आउट। सैंडमैन भाई, तू भले ही मेरा कितना भी फेवरेट यूट्यूबर है और तूने इस पे फिर से एक वीडियो बना भी लिया, तो भाई मैं नहीं देख पाऊंगा, बता रहा हूँ मैं इन लोगों को और सह नहीं पाऊंगा। मेरी भाई लिमिट आ चुकी है बस। तो मिलते हैं भाई अगले किसी हफ्ते, क्योंकि मुझे पता है मैं इतनी जल्दी नेक्स्ट ऐसा वीडियो तो नहीं डालूंगा फुल इतनी लेंथ का। तो मिलते हैं भाई लोग अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे